आज हम लोग केंद्र राज्य संबंध के वित्तीय संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए वित्तीय संबंध के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी है उससे हम लोग देखते हैं। पहली बात ये है कि वित्तीय संबंध को अलग भाग में रखा गया है, भाग 12 में, और जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है उसे भाग 11 में रखा गया है और ये है आपका भाग 12। भाग 12 में यदि इसका आर्टिकल देखें कि ये कौन-कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 268 से स्टार्ट होकर कर करके 293 तक इससे रिलेटेड या इससे संबंधित सारे अनुच्छेद हैं। अब आते हैं हम लोग अपने लेक्चर की ओर। तो स्टार्टिंग में ही मैंने पहला पॉइंट यही लिया है कि 268 से लेकर के 293 तक वित्तीय संबंधों के बारे में जानकारी है। वित्तीय संबंध में भी जो इसमें मुख्य रूप से जो आता है वो आता है टैक्स कलेक्शन या इसी के इर्द-गिर्द जो भी प्रोसेसिंग होता है, क्या कैसे किसके पास कौन-सा टैक्स जाएगा और किसका बँटवारा कैसे आएगा, इसके लिए आपका वित्त आयोग का गठन किया गया है। या कोई भी स्टेट या केंद्र सरकार कैसे ऋण ले सकती है। तो इसी के बारे में ओवरऑल वित्तीय संबंध में आपका डिस्कशन किया गया है। तो पहली बात है क्या कि आपका टैक्स से रिलेटेड कि इसमें कैसे बँटवारा होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने विधायी संबंध में सूचियों के बारे में पढ़ा था कि एक आपका केंद्र सूची है, सेंट्रल, स्टेट, और जो तीसरा है वो आपका समवर्ती सूची है। तो जैसा कि केंद्र सूची पर तो टैक्स लगाने का अधिकार भी केंद्र को होगा और राज्य सूची पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को होगा, और जो आपका कंक्रीट लिस्ट है यानी कि समवर्ती सूची है, इस पर दोनों टैक्स लगा सकते हैं। दोनों टैक्स नहीं, यानी दोनों मिल करके एक ही टैक्स जनता पर इम्पोज होगा। ठीक, तो आपका एक ही टैक्स जनता पर इम्पोज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका केंद्र सूची है उसमें टोटल कितने विषय हैं। तो उसमें जिस पर कि संसद या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इसमें टोटल आपका 15 विषय है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में टोटल 20 ऐसे सूची हैं जिसमें कि राज्य सरकार या विधानमंडल इस पर टैक्स लगाते हैं, और दोनों मिल करके जो कंक्रीट लिस्ट में है इसमें इसकी संख्या 3 है, जिस पर कि दोनों मिल करके एक टैक्स जनता पर इम्पोज करते हैं। और इसी वाले बात को यहाँ यहाँ पर विस्तार में लिखा गया है, जैसे कि संसद के पास संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की विशेष शक्ति है और विधानमंडल के पास राज्य सूची के विषयों में कर लगाने की विशेष शक्ति है। इसी तरीके से समवर्ती सूची पर कर लगाने की अवशिष्ट शक्ति केवल संसद के पास है और उसका बंटवारा जो है स्टेट को टैक्स के रूप में बंटवारा हो जाता है, टैक्स के रूप में कुछ हिस्सा दिया जाता है, इस तरीके से है। अब आगे देखते हैं। अब ऐसा कौन-कौन सा विषय है जिस पर कि केंद्र के द्वारा कर लगाया जाएगा, लेकिन उसे राज्य एकत्रित करेगी, और दूसरा ऐसा कौन सा है जो केंद्र के द्वारा एकत्रित भी किया जाएगा टैक्स और लगाया भी जाएगा, और राज्य के द्वारा कौन-कौन से टैक्स लगाए जाते हैं और एकत्रित भी राज्य के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिससे कि बार-बार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो है आर्टिकल 270 के अंतर्गत ऐसा है कि केंद्र के द्वारा टैक्स लगाया जाता है और एकत्रित भी किया जाता है, लेकिन उसे केंद्र और राज्य दोनों के बीच वितरित किया जाता है। अब ऐसा कौन-कौन सा टैक्स है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कर लगाया जाता है वो है आपका पोस्ट ऑफिस पर लगाया जाता है, जिसे कि हम लोग डाक कहते हैं। फिर आपका रेलवे से रिलेटेड जितने भी टैक्स होते हैं उसे लगाया जाता है। फिर आपका बैंकिंग से रिलेटेड है। फिर आपका प्रसारण
से जो भी संबंधित टैक्स होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। फिर सार्वजनिक उपक्रम जो बड़े-बड़े उद्योग होते हैं तो उसे लगाया जाता है। बड़े-बड़े उद्योगों पर जो टैक्स लगाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और इसी तरीके से जो आपका व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उस पर भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार या इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह भी सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि केंद्र के द्वारा ये टैक्स लगाया जाता है। तो ये इसका पूरा लिस्ट है। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, फिर इसको स्टेट में वितरित किया जाता है। वितरित कैसे किया जाएगा, उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है और उसी के सिफारिश पर इसको वितरित किया जाता है। अब यदि वित्त आयोग की बात की जाए तो ये आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात कही गई। अब जो दूसरा है कि संसद के पास एक और अधिकार है, वित्तीय अधिकार, कि वो आर्टिकल 269 और 270 के में जो निशिष्ट कर है, यानी जिन्हें भी मैंने लिखा है ये 270 में है, और 269 में आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बारे में जिक्र किया गया है। इस पर वो कभी भी किसी टाइप का अतिरिक्त कर लगा सकती है, वो उसका कर। अब जो दूसरा है वो है राज्यों के द्वारा। अब राज्यों के द्वारा कौन कौन सा कर लगाया जाता है उसके बारे में देखें तो वो आपका कृषि पर कर है, शराब पर कर है, व्यवसाय पर कर है। इस तरीके से आपका कर है, जैसे कि काफ़ी बार सुनने में आता है, न्यूज़ में आता होगा कि सरकार ने भूमि पर टैक्स घटा दिया है, मकान पर टैक्स को कम कर दिया है। काफ़ी बार सरकारें क्या करती है, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए शराब पर जो टैक्स है वो बढ़ा देती है। इधर कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने ऐसा किया था। और काफ़ी, जैसे बिहार में देखेंगे तो बिहार गवर्नमेंट ने तो शराब को बंद ही करके रख दिया है। तो इस तरीके से आपका शराब जो है वह स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट का विषय है, तो वो कुछ भी कर सकती है। और जहाँ तक बिजली की बात हो, पानी की बात हो, हमेशा अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री, वो जिक्र करते रहते हैं कि मैंने तो बिजली पानी फ्री मुफ्त कर दी है। तो ये सब आपका स्टेट का विषय है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, उसे एकत्र कर सकती है और उसे इस्तेमाल भी कर सकती है। इस तरीके से ये स्टेट का सब्जेक्ट हो। तो इसी तरीके से केंद्र और राज्य को अपने अपने विषय में टैक्स लगाने का अधिकार है और उसे एकत्रित करने का अधिकार है। और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिसे केंद्र सरकार एकत्रित करती है लेकिन वो राज्य में वितरित करती है। वितरित करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस तरीके से ये सारा मामला है। अब आगे वाले देखते हैं। अब आगे स्टेट को पैसे देने के लिए कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है, एक है आपका वैधानिक और एक है विवेकाधीन। वैधानिक का मतलब होता है कि विधिवत रूप से पैसे को देना, और विवेकाधीन मतलब होता है कि अपने स्वविवेक से पैसा देना। यदि किसी प्रकार का आपदा हो गया, यदि वहाँ पर कोई योजना काम कर रही है और वो पीछे चल रही है, तो उसे अतिरिक्त पैसे दे करके वित्तीय रूप में मदद करना, ये आपका विवेकाधीन हो गया। और इसके अलावा यदि वैधानिक की बात करें तो इसमें जो है किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए या अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन स्तर को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुदान दिए जाते हैं। तो इसे हम लोग वैधानिक कहते हैं और यह आर्टिकल 275 के अंतर्गत आपका आता है। यदि विवेकाधीन बात करें तो केंद्र योजना आयोग की सिफारिश पर राज्यों को कुछ अनुदान प्रदान करती है जो केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करती है। ये राज्यों को योजना लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से मदद करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 282 में इसका मेंशन है।
तो 2 प्रकार का अनुदान है, वैधानिक और विवेकाधीन। इसका इस्तेमाल कर के सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ राज्यों को मदद करती रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है वित्त आयोग। और जहाँ तक वित्तीय प्रबंध की बात होती है, यानी कि पैसों का बंटवारा से रिलेटेड, तो यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी मुद्दे पर संघ राज्य के बीच आपका पैसों को लेकर के कुछ न कुछ हमेशा विवाद रहेगा। तो इसी विवाद को निपटाने के लिए प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, क्योंकि पैसे का मामला है। यहाँ पर आपका समय-समय पर संसाधनों का विकास होते रहता है, राज्यों की स्थितियाँ बदलते रहती है, कहीं आपदा आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो स्थितियाँ बदलती रहती है। तो नए वित्त आयोग के गठन से राज्यों की स्थिति को जान करके किसे कितना पैसा मिलना चाहिए, कम ज़्यादा कर के एक एक संघीय व्यवस्था का विकास किया जाता है। तो इसी प्रावधान को देखते हुए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यदि इसका देखें तो यह आपका संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो वित्त आयोग का गठन करते हैं और प्रत्येक 5 वर्ष में संघ राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में ये सिफारिश करने का काम वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये वित्त आयोग के बारे में एक छोटा सा ओवरऑल एक आइडिया था, जिसको कि आप वित्तीय संबंध के रूप में जिक्र कर सकते हैं अपने आंसर में। अब देखें तो सारे संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें ऋण लेना पड़ता है, राज्य को ऋण लेना पड़ता है, केंद्र को ऋण लेना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में हमारे पास क्या प्रावधान है? इसके लिए भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार भारत या इसके बाहर संचित निधि के प्रतिभूतियों को गारंटी देकर ऋण ले सकती है। भारत सरकार के पास संचित निधि है, आरबीआई में पैसे रखे हुए हैं और वो समय-समय पर बदलते रहते हैं। उसके बिहाफ पर भारत सरकार ऋण ले सकती है। अब भारत सरकार तो ले ली, अब राज्यों को भी लेने का अधिकार होगा। हाँ जी, हाँ है। राज्यों के पास अधिकार है कि यदि वो भारत सरकार से ऋण लेना चाहें तो वो ऋण ले सकती है। उसके लिए लेकिन उसके लिए विधानमंडल में सर्वसम्मति से बिल पास होना चाहिए, इस आधार पर ले सकती है। या फिर यदि वो कहीं बाहर से ऋण ले रहे, यदि और कोई देश से ऋण लिया जा रहा है, तो उसके लिए पहले केंद्र सरकार का अनुमोदन चाहिए। यदि केंद्र सरकार उसे अनुमोदित कर देती है, यानी बोल देती है ठीक आप ऋण ले लीजिए, तो स्टेट गवर्नमेंट ऋण ले लेती है बाहर के देश से। तो बाहर के देश में आपका कोई भी आ जाएगा, जैसे कि आप बड़े-बड़े देश ले लीजिए, जैसे कि आपका मतलब ये जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा ऋण लेते हैं, और फिर आपका ये रसिया हो गया। इसी तरीके से और कई देश हैं जिससे कि ऋण लेने का प्रावधान है और उसके लिए केंद्र की अनुमति चाहिए। यदि केंद्र ऐसा बोलता है कि नहीं लेना है तो फिर नहीं लेना है, यदि लेना है तो लेना है। तो इसी तरीके से केंद्र राज्य के बीच में आपस में मिल करके केंद्र से मदद ले करके, केंद्र से अनुमति ले करके बाहर के देशों से स्टेट गवर्नमेंट भी ऋण ले सकती है। ये हुआ कि केंद्र और राज्य का कैसे ऋण ले सकती, सॉरी, केंद्र और राज्य कैसे ऋण ले सकती। केंद्र और राज्य राज्य कैसे ऋण ले सकती है। तो इसी को ये मेनली इतना बात लिखा हुआ है अभी जो मैंने आपको बोला। अब आगे आते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आपातकाल के दौरान स्टेट और फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पर लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो कौन कौन से? अब उसमें से पहला है कि राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब
राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल का घोषणा किया जाता है, तो संघ और राज्यों के बीच जो करों का विभाजन होता है कि किसे कर का कितना भाग स्टेट को मिलेगा, यदि कोई सहायता स्टेट को दिया जाने वाला है तो उसे रोक दिया जाता है। अब वहाँ आपातकाल लगी हुई है, वहाँ सरकार स्टेट में नहीं बनी हुई है, तो ऐसे में उसे किसी टाइप का पैसा या अनुदान देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। हो सकता है कि उसे पैसा देने के बाद वो मिसयूज़ भी कर ले। तो जब तक उद्घोषणा हुआ उस वर्ष तक, तब तक ये सब चीज़ नहीं होगा। यदि वहाँ पर गवर्नमेंट फिर से बन गई, आपातकाल वहाँ से हट गया स्टेट से, तो फिर वहाँ ये सब चीज़ फिर से लागू कर दी जाएगी। फिर से स्टेट उसे सहायता अनुदान, उसका जो कर में हिस्सा होता है, वो सब देने लगेगी। और फिर यदि राष्ट्रीय आपातकाल को छोड़ के वित्तीय आपातकाल लग गया, ऐसा कि अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन फिर भी बाय द वे यदि लगता है तो सरकार क्या करेगी, यह निर्देश देगी और वह उच्च न्यायालय और न्यायाधीश सभी में होगा लागू कि जितना भी वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांत है उसका पालन किया जाएगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित राज्य के मामलों में सेवारत सभी लोगों के वेतन भत्ते को कम किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित होने वाले सभी दंड विधेयक और वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाएगा। तो ये संघ को ऐसा करने के लिए अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सहित सेवारत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबका वेतन भत्ता कम किया जाएगा और राज्य विधानमंडल में धन विधेयक या वित्तीय विधेयक पारित होता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया जाएगा। ये आपातकाल के दौरान ऐसा वित्तीय मामले में किया जाएगा। इसके अलावा और एक चीज देखें, एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा आर्टिकल में है, तो ये 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल आता है। फिर यदि वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल यह 360 के अंतर्गत है, आर्टिकल 360। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। अब आगे आते हैं। अब आगे इस बात का जिक्र होगा कि राज्यों में यदि केंद्र की संपत्ति है रखी तो उस पर क्या राज्य टैक्स लगा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। जैसे कि रेलवे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो उसका टिकट काउंटर बना हुआ है वो तो सभी स्टेट में बना हुआ है, तो टिकट तो स्टेट से ही कटता है, तो टिकट पर क्या टैक्स लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है नहीं। तो ऐसे कई सारे विषय हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट होने सेंट्रल वो राज्य में होते हुए भी उस पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकती। जैसे कि जैसे कि आपका हो गया जैसे कि आपका हो गया रेलवे। यदि कोई अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, खरीद बिक्री का चीज हो रहा है उससे रिलेटेड, तो उस पर भी स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती है। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है आपका बिहार एंड नेपाल, वहाँ सीमा है, तो वहाँ पर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वहाँ कोई खरीद बिक्री होगा, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। राज्यों के बाहर होने वाले खरीद बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। राज्य के बाहर भी यदि कोई कर खरीद बिक्री हो रहा है तो नहीं लगाएगा। यदि कोई माल का खरीद बिक्री हो रहा है तो उस पर भी कर नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन राज्य विधायिका व्यापार, पेशे, आजीविका तथा रोजगार पर कर लगा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर द्वारा दे कुल राशि 2500 रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। वो 2500 रुपया तक कर लगा सकती है। और किस पर? समाचार पत्र पर भी टैक्स लग सकता है, न्यूज़पेपर पर। और आगे देखें तो आपका अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य पर जो है इस पर भी वो शर्तें लागू होती है। और इसके पहले जो हम लोगों ने बात किया था रेलवे के रखरखाव, संचालन या खपत, या फिर आपका केंद्र द्वारा खपत
खपत या केंद्र के द्वारा बेची गई किसी भी रेलवे निर्माण से संबंधित या फिर अंतर्राज्यीय नदी से रिलेटेड कोई भी प्राधिकरण है, उस पर पानी बिजली से जो पानी बिजली का जो बिक्री होता है उससे रिलेटेड कर टैक्स जो है वो नहीं लगा सकती है। अब अब आता है फिर से आपका वो वितरण वाली बात। और जहाँ तक कि मैंने पहले वितरण के बारे में हम लोगों ने पहले जिक्र कर लिया गया था कि कैसे वितरण होता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और फिर संघ सूची के बारे में, तो उससे रिलेटेड इसका वितरण यहाँ पर दिया गया है। अब इसे जिक्र करने का कोई उतना मतलब बनता नहीं है। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।